मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू सी एस एस माई विजन। सी एस एस का हमारा जो सिलेबस है वो जारी और सारी है, जिसके अंदर हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स को पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे पास सब्जेक्ट है जो हमने पढ़ना है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर हम अभी जनरल साइंस के पार्ट को डिस्कस करेंगे और जनरल साइंस के हमारे पास 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। इस वक्त हम लेक्चर नंबर 8 में सन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सूरज क्या होता है। तो सन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि सन का इंट्रोडक्शन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद फिर हमने इसके 3 पार्ट्स में से एक पार्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने ये भी वाजे किया था कि स्टार और प्लैनेट के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बाकी और भी 7 प्लैनेट्स हैं, तो हमारी अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है जबकि सन जो है वो एक स्टार है। तो अब ये क्या फ़र्क है प्लैनेट और स्टार के अंदर, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सन है, लास्ट लेक्चर आपने अगर नहीं देखा तो पार्ट नंबर 1 आप देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो हमने लास्ट लेक्चर में एंड किया था इसके पार्ट नंबर जो 1 है इंटीरियर पार्ट में दोबारा बता देता हूँ कि सन के 3 पार्ट्स होते हैं साइंटिस्ट के मुताबिक। एक होता है इंटीरियर पार्ट, ठीक है, और जिसे हम सन्स इंटीरियर भी कहते हैं। दूसरा सन्स एटमॉस्फेयर होता है, सन का एटमॉस्फेयर। और तीसरा हमारे पास होता है इसका जो है विजिबल जोन, जो कि इसका बैरूनी जोन होता है, जो हमें नज़र आता है, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सन्स इंटीरियर को हमने स्टार्ट किया था और उस इंटीरियर के मज़ीद 3 पार्ट्स होते हैं और इन 3 पार्ट्स के अंदर एक कोर होता है और एक उसके अंदर रेडिएटिव जोन होता है और एक कन्वेक्टिव जोन होता है। तो कोर को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन हमने रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन को डिस्कस नहीं किया था और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन को। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बारे में कि कोर जो होता है वो सूरज का बिल्कुल यूँ समझ लें सेंटर वाला पार्ट है। जैसे कि एक दायरे का एक सेंटर होता है और उसी सेंटर के गिर्द वो दायरा घूमता रहता है, इसी तरीके से सूरज का, सन का जो सेंटर है वो कोर है। और उसके बाद इसके बारे में बहुत ही अहम बात ये कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जो सूरज के अंदर होता है और जिसके ज़रिए एनर्जी पैदा होती है और इसकी हीट पैदा होती है, सूरज अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो वो उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से करता है और वही रिएक्शन इसी कोर के अंदर होता है। और ये कोर वाला जो पार्ट है सूरज का, ये बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि डेंस है। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी हम बात करने वाले हैं रेडिएटिव जोन की, जो कि इसके बाद आता है कोर के बाद, और उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। तो रेडिएटिव जोन जो है ये हीट को यूँ समझ लें रेडिएट करता है, कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है कोर के बाद। तो मूविंग आउटवर्ड नेक्स्ट कम्स द रेडिएटिव रेडिएशन जोन। इसके बाद रेडिएटिव जोन आता है। इट नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वे एनर्जी इज कैरीड आउटवर्ड थ्रू दिस लायर। कहते हैं इसका नाम रेडिएटिव जोन इस वजह से रखा गया है क्योंकि ये जो लायर है, ये जो जोन है, ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है, रेडिएट करता है कोर से बाहर की तरफ। तो कैरीड बाय फोटोन एज अ थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन यूँ समझ लें कि हीट की रेडिएशंस यहाँ से कोर से जाती हैं बाहर की तरफ और ये इसी जोन से गुजरती हुई बाहर जाती हैं। और वैसे सूरज जो है अपनी तमाम एनर्जी, तमाम हीट तमाम तरफ फैला देता है। बाकी प्लैनेट्स पे भी पड़ती है और हमारे प्लैनेट पे भी पड़ती है। हमारे प्लैनेट पे इसकी एनर्जी जो है, इसकी हीट जो है वो कम आती है इस निस्बत से कि हम यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, हम यहाँ पे रह सकते हैं। इतनी ज़्यादा हीट नहीं है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसके बरक्स अगर इस हमारे जो हमसे पहले आने वाले प्लैनेट हैं, सूरज के जो करीब 3 प्लैनेट हैं जिसमें मरकरी और विनस आ जाता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी हीट पड़ती है और वहाँ पे लाइफ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये जो लाइट पैदा होती है ये कोर के अंदर होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए, और वो हीट जो है वहाँ से पैदा होती है जो है ना रिएक्शन के ज़रिए और कोर के अंदर होती है। कोर के बाद उस हीट और उस लाइट एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को बाहर की तरफ रेडिएट जो करता है वो रेडिएटिव जोन करता है। उसके बाद वो कहता है द रेडिएटिव मटेरियल इज हॉट एंड डेंस इनफ दैट थर्मल रेडिएशन नॉट फ्यूजन ट्रांसफर्स द इंटेंस हीट ऑफ द कोर आउटवर्ड।
कहता है कि रेडिएटिव जोन बजाते खुद बहुत ज़्यादा हॉट है। ये नहीं है कि उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हीट होती है, नहीं, वो बजाते खुद इतना हॉट है और हॉट होने की वजह से, वो इतना ज़्यादा गर्म होने की वजह से कोर की तमाम तर एनर्जी और तमाम तर हीट जो है वो रेडिएट करता है, बाहर निकालता है, भेजता है बाहर की तरफ। यूँ समझ लें कि कन्वेक्टिव जोन की तरफ। अब कन्वेक्टिव जोन की तरफ चलते हैं कि कन्वेक्टिव जोन क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेडिएटिव जोन समझ आ गया होगा। रेडिएटिव जोन रेडिएशन के नाम से ही लिया गया है, और रेडिएशन का मतलब क्या है कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह बगैर मॉलिक्यूल के जाने के कन्वर्ट करना। मॉलिक्यूल नहीं जाते, कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन हीट कन्वर्ट हो जाती है रेडिएशंस के ज़रिए। तो रेडिएटिव जोन भी यही काम करता है कि कोर की सारी हीट कन्वर्ट कर देता है बाहर की तरफ, यानी कन्वेक्टिव जोन की तरफ। द थर्ड पार्ट ऑफ द सोलर इंटीरियर। अब आपको एक बात मैं और वाज़ेह कर दूं कि ये जो कोर और रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन है, ये इंटीरियर का हिस्सा है। हम अभी सिर्फ सूरज के, सन के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इंटीरियर को डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी इसके बाहर एटमॉस्फेयर और जो इसका रिविजिबल जोन है उसकी तरफ नहीं गए। तो जो इसका इंटीरियर है उसमें कोर हो गया और दूसरा रेडिएटिव जोन। अब आते हैं कन्वेक्टिव जोन की तरफ। तो कन्वेक्टिव जोन थर्ड पार्ट है और इसका नाम कन्वेक्टिव से रखा गया है, कन्वेक्शन से। इट इज़ आल्सो नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट मोड ऑफ एनर्जी फ्लो इन दिस लायर। कहता है कि इसके अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है, जो एनर्जी खारिज होती है, इसकी वजह से इसका नाम कन्वेक्टिव जोन रखा गया है। हीट मूव्स थ्रू अपवर्ड कन्वेक्शन। हीट यहाँ पे कैसे मूव होती है? अपवर्ड कन्वेक्शन के जरिए। अब पहले जोन में खुद हीट पैदा होती है, सेकंड जोन में हीट रेडिएट होती है, वो खुद भी हॉट है, और थर्ड जोन में हीट कन्वेक्शन के जरिए जो है वो कन्वर्ट होती है। अब इस जोन के अंदर क्या होता है? कन्वेक्टिव जोन के अंदर, कन्वेक्टिव जोन भी एक यूं समझ ले कि कन्वर्टर है, कि जो कि इसकी एनर्जी रेडिएटिव जोन से हासिल करता है और उसे आगे पहुंचा देता है, बाहर की तरफ खारिज कर देता है। ठीक है। अब जब वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये खुद हॉट नहीं होता। एक बात और मैं आपको ये बता दूं कि कोर बहुत ज़्यादा हॉट है, रेडिएटिव जोन बहुत ज़्यादा हॉट है, लेकिन कन्वेक्टिव जोन हॉट नहीं है, इसकी अपनी कोई हीट नहीं होती, बल्कि ये अंदर से रेडिएटिव जोन से ही हीट हासिल करता है। तो ये जो रेडिएटिव जोन से हीट, एनर्जी, लाइट एनर्जी, सब तो कुछ जो भी हासिल करता है वो हासिल करके आगे कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये ठंडा होने लगता है कि पीछे से और एनर्जी आ जाती है, फिर ये एनर्जी कन्वर्ट करता है, ठंडा होने लगता है और पीछे से और एनर्जी आ जाती है। इसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, बल्कि कन्वेक्टिव जोन हीट का कन्वर्टर है। तो उसके बाद वो कहता है द कन्वेक्शन प्लाज्मा इज नॉट डेंस एंड हॉट इनफ टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी ऑफ द इंटीरियर आउटवर्ड थ्रू रेडिएशंस। कहता है कि कन्वेक्शन प्लाज्मा डेंस नहीं है, ये डेंस नहीं है, और हॉट इनफ टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी ऑफ द इंटीरियर आउटवर्ड थ्रू रेडिएशन। कहते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा डेंस है जैसे कि रेडिएटिव जोन डेंस है, और ना ही इतना डेंस है जैसे कि कोर डेंस है, और ना ही इसकी इतनी हीट है जैसे कि रेडिएटिव जोन और कोर की है। इसकी ना तो अपनी कोई हीट है, ना तो अपना कोई यूँ समझ लें डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये हीट को कन्वर्ट कर सके। ठीक है। तो इसके अंदर रेडिएशन का अमल नहीं हो सकता। रेडिएशन का अमल तभी होता है जब पहले से हीट किसी चीज़ के अंदर हो। किसी चीज़ के अंदर हीट होती है तो वो हीट की जो वेव्स होती हैं वो उसको क्या करती है? कन्वर्ट करती है। अब इसकी अपनी हीट नहीं है तो इसके अंदर यूँ समझ लें कि रेडिएशन तो हो नहीं सकती। एज अ रिजल्ट थर्मल कन्वेक्शन ऑकर्स। इस रिजल्ट की वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन का अमल होता है बजाय किसके? रेडिएशन के। वंस द मटेरियल कूल्स ऑफ एट द सरफेस, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही हीट को ये लेके जाता है, आगे पहुँचाता है, फिर इसके बाद जैसे ही ये कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है, इट प्लंजेस डाउनवर्ड टू द बेस ऑफ द कन्वेक्शन जोन। फिर ये नीचे की तरफ, यूँ समझ लें कि ये जो मटेरियल है कन्वेक्टिव जोन का, ये नीचे की तरफ रेडिएटिव जोन की तरफ गोता खाता है, गोता खा के वहाँ से दोबारा हीट लेता है, दोबारा एनर्जी लेता है और इसको फिर ऊपर की तरफ पहुँचा देता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ पहुँचा देता है। इसका काम यही चलता रहता है, टू ऑब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द टॉप टू द रेडिएटिव जोन एंड देन रिपीट्स द साइकिल, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो एक बार फिर से मैं आपको समरी बता दूं कि कोर के अंदर हीट पैदा होती है फ्यूजन के ज़रिए,
रेडिएटिव जोन के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट है तो वो रेडिएशन के ज़रिए आगे हीट कन्वर्ट करता है, और कन्वेक्टिव जोन जो है वो हॉट नहीं है, इस वजह से वहाँ पे कन्वेक्शन के ज़रिए जो वो हीट जो है वो रेडिएटिव जोन से बाहर की तरफ कन्वर्ट होती है। द बाउंड्री बिटवीन द सन्स इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर, सन्स का जो इंटीरियर है और बाहर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हमारी ज़मीन जो है इसके गिर्द जो गैसेस का गिलाफ है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जैसा कि हमारी ज़मीन का एक एटमॉस्फेयर है, ऐसे सूरज का भी एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो मैं सूरज के एटमॉस्फेयर की ही बात कर रहा हूँ कि सूरज का जो एटमॉस्फेयर है और सूरज का जो इंटीरियर है, जो कि अभी हमने तफसील से डिस्कस किया है, जिसके 3 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इंटीरियर और एटमॉस्फेयर इन दोनों के दरमियान एक लायर है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ व्हाट वी सी एज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। ये वो सरफेस है जिसको हम विजिबल सरफेस कहते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सूरज के 3 पार्ट, इंटीरियर पार्ट, एटमॉस्फेयर एंड विजिबल सरफेस। तो विजिबल सरफेस जो है वो क्या है? फोटोस्फीयर है। द फोटोस्फीयर इज नॉट लाइक द सरफेस ऑफ द प्लानट। फोटोस्फीयर इस तरीके से नहीं है जैसे कि हमारे प्लानट का सरफेस है। हमारे प्लानट का सरफेस यूं समझ लें कि रॉकी और डेंस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर हम अपने प्लानट की बात ना करें अर्थ की, तो बाकी प्लानट्स की भी बात करें तो वो भी रॉकी और डेंस हैं। जो 4 इंटीरियर प्लानट हैं वो डेंस ज़्यादा हैं, रॉकी हैं। जो 4 बैरूनी हैं वो गैसेस होती हैं उनके अंदर, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, इसकी वजह से वहाँ पे गैसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो उनके जो 4 बैरूनी प्लानट्स हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद आते हैं वो गैसेस हैं, और एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले जो 4 इंटीरियर हैं जिसके अंदर हमारी अर्थ भी शामिल है वो जो है वो रॉकी हैं। लेकिन दोनों का ये 8 के 8 जितने भी प्लैनेट्स हैं इनका जो सरफेस है, सन का सरफेस इस तरीके से नहीं होता। वजह क्योंकि सन एक स्टार है और प्लैनेट जो है, जो बाकी ये जिनके ऊपर हम रहते हैं और बाकी जितने भी हैं ये प्लैनेट्स हैं। और इनका डिफरेंस क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। सन आल्सो हैज़ एन एटमॉस्फेयर, सूरज का भी एक एटमॉस्फेयर है। तो विजिबल सरफेस के बारे में उसने ज़्यादा नहीं बताया कि विजिबल सरफेस के अंदर क्या होता है, ये समथिंग एल्स। आप सिर्फ इतना सुन लें कि जो इंटीरियर है और जो एटमॉस्फेयर है इसके दरमियान जो सरफेस आता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, और फोटोस्फीयर एक विजिबल सरफेस है। द लोअर रीजन ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द क्रोमोस्फीयर। अब एटमॉस्फेयर को भी जैसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसे कि हमारी ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उसे भी डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम किया जाता है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो एक्सोस्फीयर। इसी तरीके से जो हमारे पास सूरज का एटमॉस्फेयर है उसको भी सबसे पहले जो इसका लोअर रीजन है जो कि करीब तरीन रीजन है सूरज के एटमॉस्फेयर का, उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द ग्रीक रूट क्रोमा। इसका नाम लफ्ज क्रोमा से रखा गया है जिसका मतलब होता है कलर। पर इट अपेयर्स ब्राइट रेड व्हेन व्यूड ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। कहते हैं कि जब भी सोलर एक्लिप्स सूरज गिरहण होती है तो सूरज गिरहण के दौरान ये जो है वो ब्राइट रेड, ठीक है, सुर्ख नज़र आता है। सुर्ख नज़र आने की वजह से इसका नाम क्रोमा से क्रोमोस्फीयर रखा गया। क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी कि जो चीज़ कलर देती है उसे हम क्रोमा कहते हैं। इसी तरीके से इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला रीजन है एटमॉस्फेयर का, उसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोलर एक्लिप्स के दौरान, सूरज ग्रहण के दौरान सूरज जो है वो रेड दिखाई देता है, ब्राइट रेड। उसके बाद अ थिन ट्रांजिशन रीजन वेयर टेम्परेचर राइज शार्पली सेपरेट्स द क्रोमोस्फीयर फ्रॉम द वास्ट कोरोना अबव। कहता है एक छोटा सा रीजन है, थिन, छोटा सा, बारीक सा, वो जहाँ पे टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्रोमोस्फीयर को कोरोना से जो है वो क्या कर देता है, अलग कर देता है। अब यहाँ पे वो बताना ये चाहता है कि क्रोमोस्फीयर के बाद जो स्फीयर आता है उसे हम कोरोना कहते हैं। वो कोरोना वायरस नहीं जो कि आजकल आ रहा है कोविड-19, बल्कि ये उसकी बात कर रहा है कोरोना की, कि जो कि सूरज के अंदर जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द कोरोना। सबसे ऊपर जो इसका एटमॉस्फेयर है उसे कोरोना कहते हैं।
and is surprisingly much hotter than the sun's surface photosphere। अब थोड़ा सा मैं तरतीब से आपको बता दूं कि जो पहले हैं वो इंटीरियर है, उसके 3 पार्ट हैं, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाता है इसका विजिबल सरफेस फोटोस्फीयर, जो कि हॉट भी होता है, ठीक है, गर्म भी होता है। और उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो उसने पहला रीजन बताया है नीचे से, वो है अपना क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के बाद जो उसके ऊपर सबसे ऊपर वाला हिस्सा आता है उसे कहते हैं कोरोना, ठीक है, वो सूरज का, सन का एक सरफेस है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो कोरोना है ये इतना ज़्यादा हॉट है कि ये फोटोस्फीयर से भी बहुत ज़्यादा हॉट है। सूरज का जो अपना एक विजिबल सरफेस है उससे भी बहुत ज़्यादा हॉट है सूरज का कोरोना, जो कि एटमॉस्फेयर से ताल्लुक़ रखता है उसके। अब एटमॉस्फेयर का मतलब ये नहीं होता कि वो वहाँ पे फिजिकली भी सूरज एग्जिस्ट करता है। एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई चीज़ है वो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उसके असर जिस फील्ड तक, जिस एरिया तक रहता है उसको हम उसका एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सन के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। आने वाले लेक्चर में हम इसके कुछ यूँ समझ लें फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ फिज़िकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे सन की, ठीक है, और उसके बाद फिर हम प्लैनेट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आने वाले लेक्चर्स आप हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।